Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 दैट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि चैप्टर 6 के अंदर 5 एक्सरसाइज है 1 to 5, 6.1 to 5 और हर एक्सरसाइज अपने आप में एक चैप्टर की तरह है। ठीक, तो 6.1 हमारी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, और इसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं हम लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन 1 to 3 को बहुत अच्छे से समझा होगा, उसके बेसिक्स को समझा होगा, बिकॉज अगर 1 to 3 क्वेश्चन आपको समझ आ गए, ठीक, तो आगे क्वेश्चंस में कोई इशू आपको नहीं आने वाला है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि आपको डायग्राम को पहचानना है। ठीक, मैं बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट को नहीं भूल के चल रहा हूं। मैंने सबसे पहली बात आपको कही, जब भी आप क्वेश्चन को देखते हैं आपको डायग्राम यूज करना है। कौन सा डायग्राम है इसके अंदर, तो डायग्राम कौन सा था, क्यूब। तो हमने एक सिंपल सा एक क्यूब बना लिया यहां पर, ये हमारा क्यूब है। अब क्यूब में क्या होता है, उसकी एज यानी साइड। तो जैसे कि हमने देखा कि क्वेश्चन शुरुआत कैसे करनी है, तो क्वेश्चन स्टार्ट हमें करना है अभी, लेट एज ऑफ क्यूब, हमने क्या मान लिया उसे, ए। ओके फाइन, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एन एज, ध्यान रखिए, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एक वेरिएबल क्यूब है जो चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहां हमें ध्यान देना पड़ेगा, ना तो ये एरिया है ना तो वॉल्यूम, बट इसने शुरू में कहा एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब। ठीक, एक वेरिएबल क्यूब का जो एज है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ एज की बात कर रहा है, और ये यहाँ से भी क्लियर हो रहा है बिकॉज एज की डायमेंशन किस में होगी भाई, सेंटीमीटर में होगी हमारी। ठीक, यूनिट सॉरी। तो हमें यहाँ पे दे रखा है डी ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विद रिस्पेक्ट टू क्या दे रखा है, टाइम। सो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये मैंने लास्ट टाइम वाली क्लास में आपको समझाया, जब एरिया दे रखा हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दे रखा हो या वॉल्यूम दे रखा हो, उस केस में आप थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं। अगर आपको रेडियस दे रखा है या कोई एज या कोई साइड दे रखी है तो आप बिल्कुल स्पेस मत छोड़िए, सिर्फ यहां पर प्यार से लिख दीजिए गिवन। ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए करना क्या है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आप वो वॉल्यूम की बात कर रहा है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब। उसने किसी की रेस्पेक्ट में बात नहीं की भाई, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज, ये मैं लिखना भूल गया यहां पर, एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग यहाँ पे है, एडजस्ट कर लीजिएगा इसे, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके फाइन। तो यहाँ पर इसने कहीं पे भी हमें ये नहीं दिया कि किसके रेस्पेक्ट में करना है। तो मैं लास्ट टाइम आपको बताया, जब किसी के रेस्पेक्ट में ना दे रखा तो ये अंडरस्टूड है कि हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम काम कर रहा है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट देन सिंपली dv अपॉन में dt एंड d अपॉन में dt a क्यूब विच इज इक्वल टू 3a स्क्वायर एंड d अपॉन में dt, और ये ऑलरेडी हमें गिवन है। सो dv अपॉन में dt। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा सिंपली 3a स्क्वायर, डी अपॉन डी टी हमारे पास आ जाएगा 3 विच इज इक्वल टू 9a स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर नहीं हुआ बिकॉज हमें एज गिवन है, हमें उसे चेक करना है। सो डी अपॉन डी टी, एज हमें क्या दे रखा है भाई, a इक्वल टू 10 गिवन है हमें। सो 9, यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 9, 900। और इसका हमें यूनिट डिसाइड करना है बिकॉज वॉल्यूम की बात कर रहा है। सो वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी सेकेंड। तो दैट्स अ रिक्वायर्ड आंसर, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, एक शांत झील में, क्वाइट लेक के अंदर में छोटा सा पत्थर हमने ड्रॉप किया एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, एक सिंपल सी बात है, आपने कभी ना कभी किसी झील में या किसी गड्ढे में ही कोई पत्थर मारा होगा। जब भी हम उसमें पत्थर मारते हैं, एक जहाँ पे पत्थर हमारा ड्रॉप करता है वहाँ से एक सर्कुलर वेव्स बननी शुरू होती हैं, और वो वेव्स कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जाती हैं। और वेव्स का जो बढ़ना है वो डिपेंड करता है उसके रेडियस के ऊपर, जो लगातार चेंज हो रहा है। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। ठीक, पहली बात तो सर्कुलर वेव होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं अभी, लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव विच इज इक्वल टू आर। ठीक, अब क्वेश्चन में देखते हैं एक बार।
a stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circles at the speed of 5 cm per second. 5 cm per second, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड को देख के सिंपली मुझे डिफाइन हुआ, ये एरिया तो है नहीं, ये रेडियस डेफिनेटली दे रखा है बिकॉज हमारा जो भी सर्कल है, ठीक, जो भी हमारा सर्कल उसमें क्या होता है भाई, रेडियस होता है हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन में डी टी हमें गिवन है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब एरिया और वॉल्यूम में दे रखा हो तो आपको स्पेस छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, वो कह रहे हैं किसी एक टाइम पीरियड पे मतलब रेडियस बढ़ते 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 हमारा 8 सेंटीमीटर पे आ गया, देन हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। ठीक, उस पॉइंट पे जो एनक्लोज एरिया है वो कितनी स्पीड से इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है यार, अगर रेडियस मान लीजिए इतना सा है, ठीक, तो हमारा सर्कल क्या होगा, इतना बड़ा होगा। अब मान लीजिए रेडियस को मैंने बढ़ा दिया, इसको मैंने R1 कर दिया, सो डेफिनेटली सर्कल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो जिस हिसाब से रेडियस में रेट ऑफ चेंज होगा वैसे हमारा एरिया में भी रेट ऑफ चेंज होगा। सो यहाँ पे एरिया की बात करें, बिल्कुल सिंपल। देखिए पहली बात तो मैंने यहाँ पर सिंपली अपने डायग्राम को पहचाना, एक क्वाइट लेक में कभी मैं पत्थर बांधूंगा तो रेक्टेंगुलर वेव नहीं बनने वाली, वहाँ हमेशा सर्कुलर वेव बनेगी। और सर्कुलर वेव में क्या होता है, हमेशा रेडियस होगा, और रेडियस में जो गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड वो मैंने गिवन कर लिया। ठीक, गिवन है हमें, और हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कुलर वेव। ठीक, तो एरिया हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, किसी के रेस्पेक्ट में हमें नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में वर्क करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी यानी टाइम वी गेट। तो सिंपली हमारे पास आएगा डी ए अपॉन में डी टी, पाई कॉन्स्टेंट है साइड में लिखेंगे, डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर। सिंपली आ जाएगा भाई आर स्क्वायर का 2r देन डी आर अपॉन में डी टी। ओके, सो यहाँ पर डी ए अपॉन में डी टी 2 पाई आर, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डी आर बाई डी टी ऑलरेडी हमें गिवन है 5। ठीक, 5 टू 10 पाई आर। जैसे मैंने पहले भी कहा यहाँ पर हमारा आंसर नहीं है डी अपॉन डी टी, हमें कुछ गिवन भी है, हमें रेडियस गिवन है कि भाई सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर दे रखा है उसने। ओके, तो 10 पाई, ठीक, पाई की जगह मैंने 8 रख दिया, सॉरी आर के प्लेस मैंने 8 रख दिया, 10 इंटू 8 क्या आ जाएगा 80 पाई आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा आंसर फिनिश नहीं है, यहाँ पे हमें इसकी डायमेंशन सॉरी यूनिट को लिखना है। यूनिट हमारा क्या, एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एरिया की यूनिट क्या होगी भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम किस में आएगा, सेकेंड में। सो यहाँ पर हमारा ये प्रॉपर आंसर आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है और हमारे पिछले क्वेश्चन की जैसा ही है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल। सबसे पहली बात, रेडियस ऑफ ए सर्कल, आगे क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, एक सर्कल बनाइए। ठीक, सर्कल में क्या आता है, रेडियस आता है, उसको लेट कीजिए, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू आर। जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं आपको बेसिक स्टेप बताना चाहता हूँ। कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसे अटैम्प्ट कैसे करेंगे, कि मान लीजिए क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी आप 60, 70, 80% क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करके आ सकते हैं, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। सो हमने क्वेश्चन देखा, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, सर्कल था तो सर्कल बना दिया, रेडियस दे दिया, उसको लेट कर लिया। देन आगे देखते हैं, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंपली उसने दे दिया फिर डी आर अपॉन में डी टी। क्यों 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्पेशली रेडियस के बारे में बात कर रहा है, तो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा देखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। कौन इंक्रीज हो रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल एट द रेट, ठीक, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमें क्या हो गया भाई, गिवन। और जैसे मैंने पहले भी कहा, हर क्वेश्चन में बोलता आ रहा हूं कि अगर आपको एरिया या वॉल्यूम नहीं दे रखा तो आपको स्पेस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज पिछले क्वेश्चन मैंने सॉरी लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन में स्पेस छोड़ा था, बिकॉज वहां पे वॉल्यूम हमें गिवन था। तो यहाँ पे रेडियस है तो आपको स्पेस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही छोड़िए इस क्वेश्चन को। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। ये सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है तो बिल्कुल ईजी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सी से डिनोट कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस क्या होता है भाई, 2 पाई आर, इतना तो सबको याद होगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, कोई रेस्पेक्ट हमें देने का, किसके रेस्पेक्ट में हमें करना है, तो हम अंडरस्टूड है कि डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट, देन सिंपली डी सी अपॉन में डी टी, 2 पाई हमारा कांस्टेंट है साइड में आ जाएगा, एंड देन डी आर अपॉन में डी टी। तो यहाँ डिफरेंशिएट भी नहीं करना, बिकॉज डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.7, तो 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 पाई। अब यूनिट में देखें तो सर्कमफ्रेंस की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड।
तो दैट्स अ रिक्वायर्ड आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ज़्यादा आसान था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल। सिंपल सी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमेशा डायग्राम को पहचानना है आपने। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रेक्टेंगल की। ठीक, मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, बट यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल, मतलब यहाँ पे लेंथ हमें गिवन है, रेक्टेंगल है ये, इज डिक्रीजिंग एट द रेट दिस वन। ठीक, अब यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें x दे रखा है, एंड आगे हम गए तो विड्थ y एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या दे रखा है? y दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है हमें, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे फंडा आ गया डिक्रीजिंग का। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन के सारे इंक्रीजिंग वाले थे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में फर्क है, वो हम जान लेते हैं यहाँ पर। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट दे रखा है, दैट मीन वो टाइम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? dx अपॉन में dt। ठीक, किस रेट से हो रहा है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमें क्या है भाई? गिवन। अब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में फर्क क्या है? डिक्रीजिंग को शो करने के लिए हमें इसके आगे क्या लगाना होता है? माइनस लगाना होता है। ठीक, सिर्फ इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं करना। डिक्रीजिंग के लिए माइनस, ये माइनस यहाँ पर कुछ नहीं शो कर रहा, बिकॉज रेट तो रेट है, बट वो अगर रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, कोई एरिया अगर घट रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है, उसके लिए माइनस शो करेंगे यहाँ पर। ऐसे ही आगे कह रहा है कि विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग। अब जो विड्थ वाई है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक, एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए प्लस वैसे लिखने की जरूरत होती नहीं है, बट मैं इस क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, सिर्फ शो करने के लिए। ठीक है, गिवन। आप चाहिए तो यहाँ पर डिक्रीजिंग भी लिख सकते हैं और यहाँ पर छोटा सा इंक्रीजिंग। ओके, सो इतना हमें गिवन था। अब आगे देखते हैं वो चाहता क्या हमसे। व्हेन x इक्वल टू 8, उसने कहा भाई जब आपका x इक्वल टू 8 होगा एंड y इक्वल टू 6 होगा, मतलब रेक्टेंगल तो चेंज हो रहा है। जब आपका x यानी लेंथ 8 होगी और रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो 6 होगी, ठीक है, x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6, देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका? पैरामीटर। ओके, अभी जो कह रहा है उसको फॉलो करेंगे। सो ए पॉइंट हमारा क्या है अभी? पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, पैरामीटर को p से डिनोट करते हैं। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2x प्लस में y, ये x है और ये y है। ठीक, पैरामीटर सबको पता ही है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, अगेन हमें कुछ नहीं पता तो हम विद रेस्पेक्ट टू t ही करेंगे। t वी गेट, देन वी गेट dp अपॉन में dt, 2 ब्रैकेट में आ जाएगा dx अपॉन में dt, 2 कॉन्स्टेंट तो साइड में लिख दिया हमने, एंड dy अपॉन में dt। ठीक, अब यहाँ कुछ डिफरेंशिएट तो हो नहीं रहा, सो इस केस में dx अपॉन dt हमारे पास आ जाएगा भाई -5 एंड dy अपॉन dt हमारे पास आ जाएगा 4। तो सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा? -4 एंड 4 क्या आ जाएगा? -1, 2 ब्रैकेट में -1, देन यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक, पैरामीटर है तो पैरामीटर किस में होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ माइनस हमें शो क्या कर रहा है? कि ये डिक्रीज होगा। ठीक, ये डिक्रीजिंग पैरामीटर होगा, ये रिड्यूस हो रहा होगा। ओके, क्वेश्चन का बी पार्ट हम लोग देख लेते हैं। बी पार्ट के अंदर हमें स्पेशली कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये रहा कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू ए, एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ, तो x इंटू वाई। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट। तो सिंपली हमारे पास आएगा डी अपॉन में dt और यहाँ आ जाएगा d अपॉन में dt, x इंटू वाई, बोथ आर द वेरिएबल्स। ठीक, अगर दोनों वेरिएबल हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा? x इंटू डी वाई अपॉन में dt प्लस y इंटू डी एक्स अपॉन में dt। ठीक, सो डी अपॉन में dt बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। डी वाई अपॉन dt हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज इक्वल टू 4, एंड ऐसे ही डी एक्स अपॉन dt हमें गिवन है विच इज इक्वल टू -5। ठीक, और हमें आंसर निकालने के लिए डी अपॉन dt, x इक्वल टू क्या दे रखा है? हमें 8 दे रखा है, एंड y इक्वल टू हमें क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। तो x के प्लेस पर 8 आ जाएगा, 8 इंटू 4, और y के प्लेस पर आ जाएगा 6 इंटू -5। ठीक, तो ये आ जाएगा 32 -30।
आ जाएगा 2। सो यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। पॉजिटिव मतलब क्या है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर मैं इसकी यूनिट लिखूँ तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं छोटा सा इंक्रीजिंग, प्रॉपर इंक्रीजिंग लिख सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा गड़बड़ किया कि जब मैंने पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला तो मैंने वहाँ पर वैल्यू नहीं रखी। ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड तो आ गया, बट मुझे यहाँ पे वैल्यू भी रखनी चाहिए, dp अपॉन में dt। वैसे आंसर मैच कर जाएगा वहाँ पर ही, बिकॉज हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, बट रूल इज रूल। रूल के हिसाब से हमें काम करना है। x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6। तो यहाँ पर तो कुछ रखने के लिए है ही नहीं, तो -2 ही रहेगा, सेंटीमीटर पर सेकंड रहेगा। और यहाँ पे हम डिक्रीजिंग ही लिखेंगे, तो इसलिए आंसर में कोई फर्क नहीं आ रहा है। मगर यहाँ पर टीचर नंबर काट सकता है, बिकॉज ये स्टेप हमारा कंपल्सरी स्टेप है। अगर कोई वैल्यू हमें दे रखी है तो उसकी वैल्यू वहाँ पर डालनी जरूरी है। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। अब यहाँ एक बैलून की बात हो रही है जो हमेशा एक स्फेरिकल है ऑन इन्फ्लेशन। जब भी हम उसे फुलाते हैं या उसमें हवा भरते हैं तो एक स्फेयर बना लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने पहले कहा, डायग्राम पकड़ के रखना है हमेशा। ठीक, ये थोड़ा स्फेयर लग रहा है। स्फेयर में क्या होता है, रेडियस होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। लेट द रेडियस ऑफ spherical balloon which is equal to r। ठीक, तो a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। अब यहां पर बहुत छुपा कर हमें दे रखा है कि a balloon which always remains spherical, एक बैलून हमेशा क्या रहेगा, स्फेरिकल रहेगा। ठीक, ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द गैस पर सेकंड। यहाँ पे उसने कहा कि भी जब उसमें हवा भर रहे हैं, अब जो हवा हम उसमें भर रहे हैं इसका मतलब वो क्या है, वॉल्यूम है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, वॉल्यूम dv अपॉन में dt क्यों किया वो ध्यान दीजिए। 900 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकंड, उसने पर सेकंड की बात की है। तो यहां से हमने इस क्वेश्चन में पकड़ा 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड। तो यानी रेट ऑफ चेंज हमें दे रखा है ऑफ वॉल्यूम, ये आ गया हमारा गिवन। अब जैसे मैंने पहले भी कहा, जब वॉल्यूम और एरिया आपको दे रखा हो तो हमेशा हमें थोड़ा स्पेस छोड़ना होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें सिर्फ रेडियस पता करना है, तो रेडियस हमें पता करना है तो dv/dt हमें चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक, अब क्या, दोबारा एक बार देखिए, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग। अब मैं वॉल्यूम को जब सॉल्व करूंगा तो dv/dt तो हमारा आ जाएगा, बट क्वेश्चन dr/dt में अटक जाएगा। और dr/dt हमारा क्या है, रिजल्ट है जो हमें चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या आ जाएगा भाई, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, वी गेट dv अपॉन में dt। अब सिंपल सी बात, हमने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किया था। यहाँ मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने वॉल्यूम क्यों ले लिया, जबकि मुझे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस चाहिए। बट रेडियस निकालने के लिए मुझे कोई ना कोई वे तो चाहिए, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर चाहिए। तो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम गिवन था, तो मैंने सोचा क्यों ना वॉल्यूम का इस्तेमाल किया जाए। एक बार आप क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम का अपना इस्तेमाल किया, डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। सो 4/3 पाई तो मेरा कॉन्स्टेंट है, साइड में आ जाएगा, और d/dt यहाँ हो जाएगा r क्यूब। ओके, सो यहाँ पर 4/3 पाई साइड में रख देंगे, r क्यूब क्या हो जाएगा 3 r स्क्वायर एंड dr/dt। dr/dt मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे चाहिए ये। अब यहाँ पे 3 से 3 कट डाउन हो रहा है, कट गया यहाँ पर। dv/dt हमारे पास क्या है भाई 900, तो मैंने यहाँ रख दिया, इक्वल टू क्या आ रहा है 4 पाई r स्क्वायर और dr/dt। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, dr/dt की है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया 900 अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर एंड dr/dt हमारा लगभग ही आ गया। अब यहाँ पे उसने सिंपल सी बात कही थी, रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमें चाहिए व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो सिंपली ये काम भी यहाँ पर निपटाई लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। सो dr/dt, ओके, बिल्कुल सिंपल। r इक्वल टू 15, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई 900 अपॉन में 4 पाई, और r के बेस पे क्या आ गया 15, ठीक, का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 900 नॉर्मल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, 4 इंटू पाई इंटू 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 15 का हो जाएगा 225।
ठीक, अब आप जैसे चाहें वैसे से काट सकते हैं। 25 से मैं कट कर देता हूँ उसे, 25 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, तो 25 से कट करेंगे तो 3 is 75 एंड देन सॉल्व करके यहाँ पर आ जाएगा 36। ठीक, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा इसे। अब 4 से 9 से कट करते हैं तो 9 चौक 36, 4 आ जाएगा, 4 से हमारा 4 कट जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, सब कुछ कट कटा के हमारे पास क्या बचा, 1/पाई बचा। ठीक, और हमें dr/dt निकालना, तो रेडियस किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर, और टाइम किस में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास हम लोग यहीं लगभग फिनिश कर देते हैं और आप लोग होमवर्क में एक बार दोबारा 1 to 8 क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए और उसके आगे वाले क्वेश्चंस को भी करने की जरूर कोशिश कीजिए। ठीक, और थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगली क्लास में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 14 भी काफी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, बट ये 2-3 क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मेरी इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज आपके छोटे से एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड, मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।